नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ नीलम मालविया। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की कुछ खास खबरों की ओर। सऊदी अरब में फंसी महिला रीना गहलोत की आज हुई जिले में वापसी। बीते दिनों सऊदी अरब में हाउसमेट बनी रीना गहलोत ने ट्विटर पर अपने वतन वापसी की गुहार लगाई थी, जिनका परिवार उनकी घर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रीना की रिहाई पर शनिवार 9 जनवरी को उनका स्वागत करने पहुंचे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हरदा जिले के पूर्व विधायक आर.के. दोगने व पार्टी के अन्य कार्यकर्ता। कुछ ही समय में इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। रीना गहलोत पहुंची अपने निज निवास। बिछड़ी हुई बेटियां और मां अपने आंसू नहीं रोक पाई, छलक उठे आंखों से खुशियों के आंसू। रीना गहलोत की माताजी ने माला पहनाकर किया स्वागत, वहीं कॉलोनी के लोगों ने फूल बरसाते हुए खुशियां जाहिर की।
घर वापस लौटते ही उनकी बेटी ने तिलक लगाकर स्वागत किया। इनकी वतन वापसी में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता व समाज सेवी चरमेश शर्मा का अपार सहयोग रहा, जो कि कुंभा स्टेडियम के पास बूंदी राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने तन मन धन से सहयोग करके इंसानियत की एक मिसाल कायम की है। आइए बात करते हैं रीना गहलोत से। कैसा रहा इनका वतन वापसी का सफर? मेरा नाम रीना गहलोत है। आप दुबई में फंसी थी, कैसे आप आए वहाँ से? क्या दुबई में नहीं, मैं सऊदी अरब में फंसी थी। कैसे आए? जो कि 16 नवंबर को मैंने सबसे पहले मीडिया को मेरी वीडियो और एक एप्लीकेशन मैंने लिखा था मोबाइल में, वो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से मीडिया को दिया था। तो दूसरे दिन मीडिया ने अपने न्यूज़ चैनलों पे न्यूज़पेपरों में छपाए थे। बाद में जो प्रशासन तक मेरी बात गई और बाद में मेरे पास कमल पटेल जी, जो कि हमारे हरदा के विधायक रहे हैं और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे तसल्ली दिए थे कि आपको बहुत जल्द हम वापस हरदा बुलाएंगे, आप चिंता मत करें। पर प्रशासन की तरफ से और दूसरे और भी लोगों ने बहुत प्रयास किया मेरे आने के संबंध में, बट लास्ट तक मेरी उम्मीद ख़त्म हो गई थी। 13 दिसंबर की बात थी। उसके पहले चरमेश शर्मा जी का मेरे पास फ़ोन आता है। मैं तो जानती भी नहीं उनको। इन्होंने अपना परिचय दिया और किस संस्था के लिए या किन लोगों के लिए काम करते थे बताया। तब भी मुझे थोड़ा शक पैदा हो रहा था कि सिकंदर नाम का जो दलाल जो कि मुझे इस तरीके से फंसाया है, कहीं उनका तो आदमी नहीं है करके मैं इनको अपनी सारी बातें नहीं बता रही थी। तब इन्होंने जो भी काम करते हैं उसके बारे में मुझे बताया। मैंने देखा, नेट पे सर्च किया। जब मुझे लगा कि हाँ, ये वाकई में जो है प्रवासी भारतीयों के मदद के लिए काम करते हैं, तब मैंने मेरे सारे डिटेल्स उनको बताए। ये अपने तरफ से भी कोशिश कर रहे थे, इधर मीडिया भी कोशिश कर रही थी और जो प्रशासन भी कोशिश कर रही थी। लास्ट तक मुझे 13 दिसंबर तक लग रहा था कि शायद मेरा मुश्किल है भारत वापस जाना। तो उस दिन मैंने काम छोड़ के बैठ गई थी वहाँ पे, जिस फैमिली में मैं काम कर रही थी, कि या तो आप लोग मेरा टिकट करके दीजिए या तो मैं फिर काम नहीं करूँगी। तो उस दिन मेरे मालिक ने मुझे मारा भी और वहाँ से फिर जिस कार्यालय से मैं वहाँ पे फैमिली में काम करने गई थी, उस कार्यालय में मुझे छोड़ के आए थे। तब 13 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक मैं ऑनलाइन नहीं थी। तो शर्मा जी बहुत परेशान थे कि शायद मेरे साथ कुछ गलत हुआ है या ऐसा तो नहीं कि मुझे मार डाले होंगे। तो परेशान हो रहे थे, किस तरह से मेरे से संपर्क करेंगे, कोशिश कर रहे थे। मैं भी बहुत परेशान थी कि मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, बच्चे भी बहुत परेशान होंगे। तब फिर बहुत बोलने के बाद मुझे 1 घंटे के लिए मोबाइल दिया गया था। तब मैं ऑनलाइन आके, जैसे मैं ऑनलाइन आई तो शर्मा जी का फ़ोन तुरंत आ गया। फिर इनको सारी बातें बताई, बच्चों से बात किया और 1 घंटा होने के बाद मोबाइल वापस कर दिया। तब शर्मा जी ने दूतावास से संपर्क किया, विदेश मंत्रालय में बात किए और शायद कुछ दिन वहाँ पे जंतर मंतर में प्रदर्शन भी किया था। मैंने उसकी भी पिक देखे, वीडियो देखे। तो कुल मिला के प्रशासन ने तो बाद में कुछ उम्मीद ही नहीं है। शर्मा जी ने बहुत कोशिश किया और लास्ट तक जब 5 जनवरी का मेरा टिकट हुआ था, वो कैंसिल हो गया था। कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था उस कारण से।
और वो कैंसिल होने के बाद मुझे ये बोला गया था कि आपका जाना कैंसिल, आप 1 महीना यहाँ पे रहो और 1 महीना यहाँ पे काम करने के बाद आप भारत जाओगे। तब मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं इन लोगों की प्लानिंग है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोगों को मैंने जितनी भी महिलाओं को देखा वो करीब 2 साल 2.5 साल 3 साल हो गए हैं, उनको कोई ना कोई बहाना कोई ना कोई प्रलोभन दे के रोक लेते हैं, जाने नहीं देते हैं। तो मैंने भी यही सोच लिया था कि मुझे भी ये जो कोरोना टेस्ट का बहाना है ये कहीं ना कहीं मुझे रोकने का जो है इनका प्लान है। तब मैंने शर्मा जी को बोला, शर्मा जी वहाँ PM ऑफिस गए, वहाँ पे जाके उन्होंने बोला है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर रीना गहलोत वापस नहीं आती है तो हम यहाँ पे अनशन करेंगे करके वहाँ पे बोले थे। तो उसी दिन तुरंत उसी दिन टिकट हो गया और दूसरे दिन मेरा वहाँ से निकल गया। आज आपको हरदा आके और बच्चों से मिलकर कैसा लगा? मुझे अच्छा तो लग रहा है, बहुत खुशी है कि मैं वापस आ गई हूँ हरदा, मेरे वतन को वापस आ गई हूँ। पर फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक महिलाओं के प्रति जो महिलाओं के साथ गलत होता है, उनको झूठ बोल के भेजा जाता है, उस विषय को लेकर मैं चिंतित हूँ, दुखी भी हूँ। मैं मेरे घर वापस आ गई हूँ, इस बात से मैं खुश हूँ, बट कहीं ना कहीं फिर भी मेरे दिल में एक कोने में जो महिलाओं के प्रति है वो उसको लेकर मैं दुखी हूँ कि सरकार जब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई या कदम नहीं उठाएगी तब तक, या कोई कानून ना बनाएगी तब तक मुझे खुशी नहीं होगी। इस संबंध में क्योंकि मैं तो बच गई हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और कुछ ना कुछ मैं मीडिया का सहारा, फेसबुक का सहारा, सोशल मीडिया का सहारा लिया है। बट जो लोग पढ़ी लिखी नहीं होती है वो 3 साल 2.5 साल कितने सालों से वहाँ पे पड़े हुए हैं, बट आने की कोशिश करते हैं बट नहीं आ पाते। आपके वतन आने में प्रशासन का कोई शासन प्रशासन का कोई हाथ नहीं? जब मीडिया में मेरी खबर आई थी तब कमल पटेल जी की तरफ से मेरे को तसल्ली दिया गया था, बट उसके बाद कोई कार्रवाई हुई होगी, ठोस कार्रवाई, या मेरे फैमिली को कुछ मदद दिया गया होगा, ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। क्योंकि जब से मेरी बात मीडिया में आई तब से मुझे पैसे भी नहीं, सैलरी भी नहीं दिया गया है, तो सैलरी से ही मेरा घर का जो है चलता है, तो वो चीज़ में बहुत परेशानी आई। तो प्रशासन की तरफ से कोई खोज खबर लिया गया होगा करके मुझे कोई खबर नहीं मिली है कि प्रशासन की तरफ से कोई खबर लिया गया है कि फैमिली में क्या हो रहा है या रीना गहलोत का वापस आना कब तक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। चरमेश शर्मा के अलावा जिस और ID लोगों ने मदद से की? कमल पटेल जी ने मेरे से बात किए थे उस ID में मैंने कई बार मैसेज किया, वॉइस मैसेज भेजा, बट कोई उसका रिप्लाई खास नहीं मिला। शर्मा जी के अलावा आपको कोई और लोगों ने मदद की है? भोपाल में आबिद हुसैन जी है, जो वो भी प्रवासी भारतीयों के लिए मदद करते हैं भारत वापस आने के लिए। अभी कोरोना काल में उन्होंने बहुत लोगों को भारत वापस बुलाए हैं। इसके अलावा महिला बाल विकास से मैडम है शिवानी मैडम, उनका भी सहयोग है, उन्होंने भी कंटिन्यू वहाँ पे भारतीय दूतावास रियाद सऊदी अरब वहाँ पे मेल द्वारा। आइए बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं समाज सेवी चरमेश जी शर्मा से। रीना की वतन वापसी में इनका किस प्रकार सहयोग रहा? चरमेश शर्मा, मैं बूंदी राजस्थान रहता हूँ और कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवासी जो विदेश में है उनकी सहायता के लिए काम। अच्छा, आपको रीना गहलोत का कैसे पता चला और क्या मामला किया? 18 नवंबर को हमारे दिल्ली में PM डॉक्टर मधुसूदन शर्मा जी ने मुझे बताया कि भारतीय महिला फंसी हुई है और बहुत संकट में है, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैं 500 से अधिक जो भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे हैं उनकी सफलतापूर्वक सहायता ईश्वर के आशीर्वाद से कर चुका हूँ। तो डॉक्टर दंपति दोनों घर पे आए, उन्होंने स्पेशल इसी काम से आए थे कि महिला बहुत रो रही थी, आप उनकी हेल्प करो। उसके बाद फिर मैंने इस मामले में थोड़ी जानकारी ली, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव CP मित्तल जी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने भी कहा कि आप इस मामले को कीजिए, क्योंकि हमें लोगों ने साहब ने भी हमको बताया और एक महिला की मदद करनी चाहिए, हम सभी का धर्म है राजनीतिक रूप में उठकर मानवता के नाते। तो मुझे विदेश मंत्रालय में कार्य करने का अनुभव है। पहले पाकिस्तान की जेल से भी कई लोगों को छुड़ाया और इराक में बंधक थे 29 लोग जिन पर फायरिंग हो रही थी, उनको भी सफलतापूर्वक लेकर वापस आया। तो मैंने तुरंत 19 नवंबर को नई दिल्ली भारत सरकार विदेश मंत्रालय में शिकायत पहुंचा दी थी और 19 नवंबर को विदेश मंत्रालय में शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज हो गई थी। 23 नवंबर को उसको सऊदी दूतावास रियाद भेज दिया गया, मुझे वापस जवाब दिया गया, क्योंकि तुरंत मैं बार बार उस पर कॉल कर रहा था विदेश मंत्रालय पे, इस पर आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। 23 को रियाद पहुंच गया और 25 को रियाद से मुझसे कॉल भी आया और उन्होंने लिखित में भी मुझसे मांगा कि इनके सारे दस्तावेज चाहिए। उन दस्तावेजों के बिना कार्रवाई संभव नहीं है, इनका वीज़ा, इनका हकामा, इनका जो वर्क एग्रीमेंट है, इनका पासपोर्ट, ये सब चीज़ें चाहिए। इनसे बात की तो
इनके पासपोर्ट इनके जहाँ काम करती थी मालिक ने छीन लिया था। कुछ दस्तावेज इनकी प्रति पड़ी हुई थी इनके पास, इन्होंने भेजे, तो वो दस्तावेज फिर मैंने दूतावास भेजे, वहाँ पर बात की और इस तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। फिर उन्होंने जवाब दिया कि हम स्थानीय अधिकारियों के साथ मामले को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि इनका सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनका 24 महीने का इनका वर्क एग्रीमेंट हो चुका है और सऊदी कानून उस वर्क एग्रीमेंट को मान्यता देते हैं कि 24 महीने से पहले इनको नहीं जाना चाहिए, 24 महीने इनको काम करना चाहिए। अब इनको षड्यंत्र के तहत मानव तस्करी गिरोह यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो गरीब और पीड़ित लोग होते हैं उनको झांसा देते हैं अच्छी कमाई का और विदेश भेज देते हैं। वो यहाँ झूठा एग्रीमेंट कर लेते हैं, वहाँ सैलरी भी नहीं मिलती। इनको 11 महीने तक एक मकान में बंधक बना कर रखा गया। इनको इलाज की सुविधा नहीं मिली, बीमार हुए तो भी इनसे जैसे जानवरों से काम करवाते हैं, बीमार हो तो इलाज नहीं करवाना, उस तरह से यातना देकर इनसे काम करवाया गया। इनको अच्छी तरह से खाना पीना कुछ मतलब नहीं दिया गया। उसके बाद हमने शिकायत की तो इनको एक सऊदी ऑफिस में इनको बयान के लिए ले गए। बयान के लिए ले गए तो वहाँ पर अरबी भाषा में बयान था, इनके हस्ताक्षर करवा ली। इन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने कॉपी भेजी, मैं भी समझ नहीं पाया। फिर हमने दिल्ली और बरेली के उलेमाओं से संपर्क किया, उसके बयान का ट्रांसलेट किया, तो उसमें इनसे ये साइन करवा लिए कि मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई है और मुझे कोई परेशान नहीं किया जाता, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस तरह की गलत दस्तावेज बना के अरबी भाषा में हस्ताक्षर करवा के हमारी सारी मुहिम को, सारे अभियान को एक तरह से पानी में डालने का काम किया गया। उसके बाद फिर नए सिरे से मेहनत की और 13 दिसंबर को इनको वहाँ से इनके मालिक ने छोड़ा और एक सरकारी कार्यालय में छोड़ दिया, लेकिन इनका फ़ोन छीन लिया गया। 13 दिसंबर को इनके साथ मारपीट की गई, संपर्क नहीं हुआ, तो इनका परिवार भी बहुत चिंतित था, मैं भी बहुत चिंतित था। इनके परिवार से बात हुई और 17 दिसंबर को इनका सिर्फ एक वॉइस मैसेज मिला कि मेरे को बहुत बुरी तरह मारा गया है, मेरा फ़ोन छीन लिया गया है, मैं किसी तरह वॉइस मैसेज कर लूँ, मेरी जान संकट में। उसके बाद फिर मैं बिल्कुल नहीं रुका, तुरंत दिल्ली विदेश मंत्रालय बात की, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, जहाँ जहाँ विदेश नीति के मामले प्रभावित हो सकते हैं, बात करके सीधे दिल्ली चले गए। 21 तारीख को राष्ट्रपति भवन गए, राष्ट्रपति भवन से भारत सरकार से रिपोर्ट मांगी गई, प्रधानमंत्री कार्यालय गए, विदेश मंत्रालय गए, इस बात पर नाराजगी भी जताई कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं। इसी बीच में इनकी मारपीट की शिकायत मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी सबको करी, तो दूतावास से मेरे पास, सऊदी दूतावास से मेरे मेल पे जवाब आया और उसकी कॉपी आधिकारिक रूप से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री को भेजी गई और बहुत आश्चर्यजनक दुखद जवाब उन्होंने दिया भारतीय दूतावास ने कि रीना गहलोत के मामले की हमने जांच कर ली, उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, हमने उनसे भी तलाश कर लिया, उनके स्पॉन्सर से कोई मारपीट नहीं है और वो शेल्टर होम में है और वहां पर फोन की अनुमति नहीं है, वहां किसी भी महिला के पास फोन नहीं है। इतनी गलत जानकारी वो मुझे ही नहीं, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भी लिखित रूप से दी गई। मेरे पास मेल की कॉपी है कि उस शेल्टर में फोन अलाउ नहीं है, जबकि सब महिलाओं के पास वहां फोन था, सिर्फ रीना गहलोत का फोन छीना गया था, इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। तो उस स्थिति को हमने दिल्ली में लगातार डेरा डालकर अवगत करवाया, बार बार रिपोर्ट मांगी गई। मैं प्रियंका गांधी जी के ऑफिस भी गया, वहां से भी हमको देखो हेल्प मिली। ओवरसीज जो कांग्रेस है वो देखते हैं, उनके मुकुल वासनिक से मिले, अजय माकन जी से मिले, धीरज गुर्जर जो आलिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, उनसे मिले, तो जहां जहां से हो सकती थी। और राजस्थान की मीडिया ने भी इस मामले को बहुत प्रकाशित किया। कई घरों की माताओं, बहनों, जो नागरिक है, उन्होंने देखा कि एक माँ तड़प रही है अपने बच्चों के लिए, उन्होंने दुआएं की, उन्होंने प्रार्थना की इनको आना चाहिए। तो उन सब दुआओं पर भी एक बार ऐसा विराम चिन्ह लगा कि 16 तारीख को मुझे सूचना दी गई, किसी को सूचना नहीं थी, सिर्फ मुझे सूचना थी, इनको सूचना नहीं थी, जो लोग कर रहे हैं किसी को नहीं थी कि इनका 5 तारीख का टिकट हो चुका है। टिकट की कॉपी मेरे पास आ गई थी और हम बहुत खुश थे। मैंने इनको बधाई भी दी कि आपका 5 तारीख का टिकट है और 5 जनवरी को आपको मुंबई आना है। मैंने मुंबई में जो पता कर लिया था, इनके 7 दिन के लिए भाई इनको कोविड सेंटर में रखा जाएगा, तो उसके लिए भी वहाँ की सरकार से, वहाँ के चरणजीत सप्रा जी हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, विधायक रहे, उनसे बात कर ली थी इस तरह आपको हेल्प करनी। लेकिन बहुत ही ऐसा दमन चक्र चला कि 5 तारीख को षड्यंत्र पूर्वक इनको 3 तारीख को, 4 तारीख को ले जाके कोविड के नाम पे इनसे 17,000 रुपए मांगे गए। जिस महिला के पास 40 रियाल है, 700 रुपए, 800 रुपए है, उससे 17,000 रुपए कोविड सेंटर में मांगे गए। अस्पताल में जाके इनकी बेइज्जती की गई और इनको बिना कोविड टेस्ट कराए हुए घुमा फिरा के वापस लाके छोड़ दिया कि महीने भर काम करो, जब 17,000 रुपए होंगे तो तब आपका कोविड टेस्ट होगा, तब आपको जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या कर रहा था भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, क्या केंद्र सरकार कर रही थी जब इनका अपमान हो रहा था। 5 तारीख का टिकट है, भारत आना है और 4 तारीख को इनके साथ ऐसी प्रताड़ना और इनको नहीं आने दिया गया। उस टिकट के बावजूद वहीं पर रखा गया, वो टिकट भी निरस्त हो गया। तो एक बहुत वज्रपात
इनके ऊपर तो था ही, मैं भी उस मामले में, और कई लोगों के ऊपर वज्रपात हुआ। तो पहले हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन पहले भी कर चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय जाके और वहां पर कहासुनी भी हुई। तो हमने नाराजगी जताई विदेश मंत्रालय से भी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जवाब भेजा गया है, मेल पे कॉपी है कि 5 तारीख का टिकट है, और 5 तारीख को रीना गहलोत जी आज भारत में क्यों नहीं, आप जवाब मांगिए। ये आपकी, उन्होंने मेल आईडी देखी तो आधिकारिक मेल आईडी प्रधानमंत्री की स्वयं की थी, राष्ट्रपति जी की थी। तो मैंने कहा ये भारत के 130 करोड़ लोगों के, उसकी संवैधानिक व्यवस्था के, राष्ट्रपति के पद के, प्रधानमंत्री की गरिमा का सबका सवाल है। वाई रीना गहलोत नॉट इन इंडिया ऑन 5 जनवरी? 5 जनवरी को रीना गहलोत भारत में क्यों नहीं है, जब इतना जवाब दिया गया है तो। और मैंने कहा आमन अनशन करेंगे, उनके कितने लोग आओगे? तो मैंने कभी, मेरी कैपेसिटी भले 100 लोग ले जाने की थी, लेकिन मैंने झूठ भी बोला, हम 2000 लोग आएंगे। ऐसा झूठ जो किसी का भला कर सकता हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मैंने किसान आंदोलन की तरह आप लाठी चार्ज करना, का जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं है, तो मैंने कहा आप लाठी चार्ज करना, गोली चलाना, फायरिंग करना, आप इतना करना चाहते हो या एक रीना गहलोत को वापस लाना चाहते हो? उन्होंने वापस रिपोर्ट मांगी। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रयास चल रहे थे। इनका टिकट देखिए, आपकी जो इनके मानव तस्करी को गिरोह में भेजने में शामिल है, हमें उनसे गिरगिराना पड़ा कि आप इनका टिकट कराइए। दूतावास वाले और सरकार वाले इनका टिकट तक कराने को तैयार नहीं हुए। उनको पैसे में शेयरिंग करनी पड़ी। 17 दिन का पैसा तो इनका काट लिया उन्होंने, बाकी मुझे कहना पड़ा कि भाई आपको टिकट करवाइए, जो आप कहेंगे मैं दूंगा, उनको रोकिए मत। तो फिर तुरंत आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में उनको अटेंड कर लूंगा। उनके पास पैसा नहीं है, वो परेशान हो गया, आप मुंबई का टिकट मत कराइए, दिल्ली भेजिए। तो ये भारत सरकार पे दबाव भी था। एक ईश्वर की कृपा है, इनके बाल बच्चों, इनके पति की, सबकी प्रार्थना, और जिन निर्दोष लोगों ने, जिन घर पे बैठे हुए माता बहनों ने प्रार्थना की थी कि रीना गहलोत बात आना चाहिए, सफल हुई। 6 तारीख का इनका टिकट हुआ और 6 तारीख को ये नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देर रात को पहुंची। कोविड और कई तरह की इनकी जांचें, जो भी वहाँ की प्रक्रिया थी वो हुई, और ये सारी मुहिम इस तरह से सफल रही। सत्य की जीत हुई है, मानवता की जीत हुई है। आपके हृदय की और मध्य प्रदेश की बेटी की एक सकुशल वापस आई है। 24 महीने का एग्रीमेंट था, इन्होंने बताया 3-3 साल तक नहीं भेज रहे। इनसे कुछ से कहा था कि 5 साल तक काम करवाएंगे इनके मालिक, तो इनको भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये ईश्वर ने एक सफलता दी है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, इनको बधाई, इनके परिवार को बधाई। और ये भी कहना चाहेंगे कि यहाँ की सरकार को भी ऐसी व्यवस्था, प्रशासन को पीछे से इनकी सुध लेनी चाहिए। तिलक साहब का दायित्व था, एक बार घर पे आते, पूछते बच्चों से, बच्चों आपको क्या समस्या है, परिवार से पूछते क्या आपके घर पे पढ़ाई में कोई समस्या है, आपकी माँ वहाँ पर है, इनको तो सैलरी मिली नहीं रही, इनकी सैलरी से इनका घर चलता था। तो उस तरह की समस्याओं से भी हमको रूबरू होना पड़ा, उसमें जो कर सकते थे हमने किया। लेकिन ये दायित्व यहाँ के प्रशासन का, यहाँ की सरकार का बनता था, उनको भी करना चाहिए था। मानवता के विषय किसी भी राजनीति से ऊपर उठकर होता है, उनमें सबको कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, उसमें राजनीति भी नहीं होना चाहिए। विदेश नीति के मामले और सैन्य नीति के मामले में हमारे देश में सरकार, पक्ष और विपक्ष सदैव हमेशा खड़े रहे। जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया तो अटल जी ने तारीफ की थी कि दुर्गा देवी है। जब कारगिल पर अटल जी का आक्रमण हुआ तो कांग्रेस पार्टी सैनिकों के साथ, सरकार के साथ खड़ी थी। तो ये ऐसे मामले हैं, लेकिन जिम्मेदारी हरदा प्रशासन की, जिला कलेक्टर की, यहाँ के माननीय मंत्री महोदय की थी कि वो घर पे आते, पूछते एक बार क्या बच्चों आपके क्या दुविधा है, परेशानी है, इनको दुख दूर करते। थोड़े दावों से काम नहीं होता, काम करना चाहिए, काम करने की बहुत जरूरत होती है। धन्यवाद आप सभी का कि मीडिया का भी इस मामले में बहुत सहयोग रहा। मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला और आगे कांग्रेस पार्टी से जो भी निर्देश मिले उनके अनुसार काम। देखिए, ये हरदा जिले के लिए, हमारे और भारत के लिए बहुत खुशखबरी, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हमारी रीना गहलोत जो काफ़ी टाइम से प्रताड़ित हो रही थी, परेशान हो रही थी, वो आज हरदा में आ गई है। इनकी कोशिशें तो सबसे ज़्यादा तो चरमेश शर्मा जी की रही, जिन्होंने पूरी कोशिश करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर और लड़ाई लड़कर उन्होंने आंदोलन करने की घोषणा की। आंदोलन वहाँ आपने देखा होगा, इनका पेपर वो भी छपा, दूसरा चीज़ें भी आई है कि कनाट प्लेस पे या दूसरे वहाँ भवनों के सामने, राष्ट्रपति भवन है उसके सामने लेटर लेके खड़े हैं और बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से लड़ाई लड़ी, हालांकि प्रशासन को लड़ना चाहिए था, सरकार को लड़ना चाहिए था, सरकार ने कोई लड़ाई लड़ी नहीं है। बस कलेक्टर साहब से मेरी 2-3 बार बात हुई कि क्या हुआ, उन्होंने हमने मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिया, मध्य प्रदेश सरकार से फिर हमने केंद्र सरकार को भेज दिया, बातें चलती रही, उसमें काम कुछ भी नहीं हुआ था। सरकार वालों कुछ नहीं किया। वर्तमान में देखें, अब इनकी बात सुनकर तो या शर्मा जी ने जैसे बताया, ऐसे तो ऐसा लगता है कि सरकार वालों ने कुछ नहीं किया है। ये शर्मा जी की मेहनत से ही पूरा
ये काम हुआ है और उसी से ये यहाँ पर आई। तो प्रताड़ित एक बहन हमारी क्षेत्र की बहन है और वो प्रताड़ित हो रही है और हमारे जो लोग जैसे शासन में बैठे हुए लोग हैं, शासन लोगों को मदद करना चाहिए। जो कोई मदद नहीं की, हालांकि पेपर में रोज़ मिलता था कि आज हमने ये कर दिया, आज हमने वो कर दिया, और मदद के नाम से कुछ भी नहीं है। आज जो जाके पता लग रहा है मुझे। वहाँ अपने कृषि मंत्री उन्होंने आश्वासन दिया था मैं इनकी मदद भी करूँगा और को लाने में मदद करूँगा, तो क्या हुआ? देखिए, वो आश्वासन का पिटारा लेके चलते झोला, हर किसी को रास्ते में आप मिल जाएंगे तो आपको भी निकाल कर दे देंगे ये आश्वासन को। कभी पूरे किए क्या आप देखिए, यहाँ बड़े बड़े काम रुके पड़े हैं। बाईपास रुका पड़ा है, सेंट्रल कॉलेज रुका पड़ा है, स्कूल मॉडल कॉलेज और सेंट्रल स्कूल रुका पड़ा है। कोई काम करते हैं क्या? सिर्फ आश्वासन और झूठ बोलने का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है उनका। आइए सामने आपके सामने है, आप है ना, फ़ोन पे बात करने से थोड़ी हो जाता, आप मदद करते। मुझे भी चरमेश शर्मा से कम 10 से 15 बार बात हुई, पर मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं कोई मदद कर रहा हूँ। मैंने पूछ लीजिए उनसे, मैंने कभी नहीं बताया, न कभी इनको घर आके बताया कि मैं मदद कर रहा हूँ। मैं भाई काम हो जाए तब हम बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और काम हुआ, ये आपके सामने हम लोग आए, हम लोगों को जानकारी है। अब उनको जानकारी भी नहीं है कि आ रही, अगर वो इतनी मदद कर रहे थे तो रिसीव करने आना चाहिए था, है ना। तो जानकारी नहीं है तो फिर कैसी मदद कर रहे हैं? उनकी सरकार है, केंद्र में भी, स्टेट में भी सरकार है उनकी, तो उनको जानकारी नहीं है अभी तो कि आई है कि नहीं है या क्या हो रहा है उनका। तो हम लोगों का, हमारा भारतीय प्रवासी संघ है कांग्रेस का, उसके अंतर्गत हमारे चरमेश शर्मा जी काम करते हैं। हमारे CB मित्तल जी सेक्रेटरी जो कांग्रेस के प्रभारी है, उनसे भी बात हुई थी मेरी। सब लोगों से बात करने के बाद हम लोगों की प्रक्रिया चल रही थी, पर जब काम हो जाए तभी बोले, क्योंकि ये विदेश मंत्रालय का मामला है। क्या परिस्थितियाँ हैं वो एक्चुअल मैं अगर बात करता तो मुझे मालूम होती है। शर्मा जी बात कर रहे थे इसलिए शर्मा जी बता सकते थे, मैं इसलिए नहीं बता रहा था ना। बीच में कभी मैंने इस संबंध में बात की, हाँ कलेक्टर से जरूर 2-3 बार पूछा मैंने कि क्या हुआ। बोले हमने ये लिख दिया, ये हो रहा, प्रक्रिया में है। प्रक्रिया का कोई पता नहीं लग रहा था। तो मंत्री जी का, तो मंत्री जी देख ही रहे हैं आप, जिस तरह से चल रहे हैं, रोज़ दौड़ रहे हैं। 2 लाख रुपए का भूमि पूजन करते हैं और 2 करोड़ की योजना का कोई पता ही नहीं है। आज ये 100 करोड़ 200 करोड़ का नुकसान कर रहा है। आज बाईपास को रोक के बैठे हैं। बाईपास अगर कभी रुक जाएगा तो 2 साल लगेंगे, प्रकाशन होगा, नया उसमें नोटिफिकेशन होगा और ये सब चीज़ें होंगी। ये तो झूठ बोलने का काम इनका। हम तो काम करते हैं और काम की बात करते हैं। तो इसमें जन सहयोग से कैसे भी, जब तक उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, उनके घर पे रोजगार नहीं। हाँ, परिवार की मदद मतलब परेशानी नहीं थी। और इनको क्या रोजगार मिल सकता है? ये लाइब्रेरियन का डिप्लोमा कर रखा है, लाइब्रेरियन का, और 18,000 रुपये इनको वहाँ मिलते थे, विदेश में इसमें थोड़ा सा ये मतलब करनी है। उनकी बेटी भी कबड्डी की प्लेयर है। इसी जगह इनको दिल्ली छोड़ने जाना है, तो गाड़ी खड़ी होगी। हमारे यहाँ भी बहुत भावना तक अपनी गाड़ी से खुद लेके आए। तो कई लोग इनसे ये भी कहा था कि इनके मालिक ने इनसे तो सरकार की 2 लाख रुपए मांगे इनको रिलीज करने के लिए, इनको आज़ाद करने के लिए। इनसे 2,25,000 रुपये की डिमांड करी कि तो बीच में ऐसी स्थिति है इनके संपर्क में था कि 2,25,000 रुपये तो 24 महीने का एग्रीमेंट है, तो तुम आज़ाद हो वहाँ से सऊदी अरब वाले। तो मैंने सैलरी जमा करो 24 महीने की। हाँ, 24 महीने उसने अलग से कमीशन दिया किसी एजेंट को, अच्छा, इनको। तो वो पैसे अलग से वो मांग रहा था। उन्होंने इनसे ये भी कहा था कि एक बार फाइनल, एक बार दूतावास जवाब दे दो, हम आपको 2,25,000 रुपये भी 10 दिन का अभियान चलाऊंगा, मैं बीच बताऊँगा आप देता हूँ। यहाँ से सऊदी में जिस भी महिला को भेजा जाता है दलाल के द्वारा, तो उनको एक मोटी रकम मिलती है, जो कि इंडिया का शायद वो लाखों में होता है। क्योंकि जब पहली बार मुझे सैलरी मिली थी तो मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे 28,000 बोल के मेरा जो वर्क वीजा है बनवाया गया। जब एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे मेरे 23,000 पे साइन करवाया गया। अच्छा। वहीं पे मैंने सवाल किए कि आपने 28,000 बोला था, और उसी के कारण मैं राजी हुई हूँ। तो बोले रीना तुम पहली बार जा रही हो, तुम्हें वहाँ का खाना पकाते नहीं आता, तुम जाओगे बहुत अच्छे से काम करोगे, वो खुश होके तुम्हें 28,000 देंगे। उस बात को मैं मान गई और 23,000 भी चलो ठीक है, फिर मैं काम अच्छे से करूँगी तो बढ़ा देंगे करके ये सोच के मैं गई। 28,000 बोला था, 23,000 पे साइन किया। जब वहाँ पे पहले सैलरी मिली तो वो 18,000 रुपये बना, जो कि 1,000 रियाल होता है, 1,200 रियाल पे मैंने साइन किया था। मेरी मालकिन से बहसबाजी हुई कि मैंने जो साइन किया वो 1,200 रियाल पे किया, मैं 1,000 नहीं ले सकती।
तो उन्होंने वहाँ का एग्रीमेंट दिखाया कि ये एग्रीमेंट है और यहाँ की हुकूमत के अनुसार ये 1000 रियाल तुम्हारा सैलरी होता है। तो फिर मैंने एजेंट से बात की और दलाल से बात की तो वो मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने एजेंट से बात किया, उसने बोला है कि आप काम करो, अच्छे से काम करो, मन लगा के काम करो, 2 महीने बाद में जो आपके मालिक है उनसे बात करके बढ़वा दूंगा। तो मैं सारी प्लानिंग समझ गई, लोगों की इस तरीके से झूठ बोल के महिलाओं को भेजते हैं। तो मैं कोशिश कर रही थी किस तरह से मैं वापस जा सकूं। तो मैंने एक प्लानिंग की, झूठ बोला कि मुझे मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मुझे घर जाना जरूरी है। उस झूठ बोलने पर जबकि मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे मालिक और मालकिन ने मुझे वहाँ पे छोड़ के आए थे कार्यालय। वहाँ पे मुझे बोला है कि मैंने बोला मुझे जाना है, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मेरी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं, आपको जाना है, 4 लाख रुपए जमा करो और चले जाओ। फ्लाइट की टिकट करो और चले जाओ। 4 लाख रुपए किस बात का? मैंने तो आपसे 4 लाख नहीं लिए। नहीं, आपको आने के, यहाँ पे आने के लिए आपके लिए 4 लाख रुपए दिए गए हैं आपको आपके एजेंट को। अच्छा, तो उससे साबित होता है कि लोगों को पैसे मिलते हैं, इसलिए झूठ बोला जाता है महिलाओं को और भेज दिया जाता है। और जो महिलाएं परेशान होती है, घर की जिम्मेदारी को समझती है या अपने घर के लिए कुछ करना चाहती है, वो चली जाती है। और तो छानबीन कहाँ पे करे, किससे करे कि ये एजेंट सही है कि गलत है। बस बोला है पैसे इतने मिलेंगे, चले गए। वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि ये सारी चीजें यहाँ धोखेबाजी होती है वहाँ पर। मैंने वहाँ पे जिस कार्यालय में मुझे रखा गया था, वहाँ पे देखा मैंने फिलीपींस के हैं, श्रीलंका के हैं, बांग्लादेश के हैं, इंडिया के हैं, जिसमें फिलीपींस के जो एम्बेसी होती है, दूतावास, वो बहुत अच्छे हैं। उस महिलाओं के साथ कुछ नहीं किया जाता है। अच्छा, टाइम टू टाइम उनको सब कुछ मिलता है। परेशानी बाकी दूसरे कंट्री के जो महिलाएं हैं उनके साथ होती है, क्योंकि बाकी जो कंट्री होते हैं उनके दूतावास खास नहीं है, जिसमें हमारे भारत के भी दूतावास जो रियाद में है। मुझे तो बिल्कुल कि दूतावास का काम क्या होता है, क्या जिम्मेदारी होती है, वो बिल्कुल नहीं कुछ करते हैं। मैं वहाँ पे करीब 20-25 दिन उस कार्यालय में थी आने के पहले। मेरे जाने के पहले वहाँ पे एक मुंबई की महिला जो 2 साल में सिर्फ 3 महीना का था, वो महिला किसी कारण से जाना चाहती थी। वहाँ पे उसके मालिक से बोला, उसके मालिक ने बोला 2 साल कंप्लीट होगा तभी जा सकती। वो वहाँ के पुलिस थाने गई, पुलिस वालों ने जो अपने भारतीय दूतावास से वहाँ पे भेज दिया। वहाँ पे महिला को 7 दिन रखा और बोला गया कि आपका 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ तो आप कैसे जा सकते हो। उस महिला ने अपनी परेशानी बताई, सिर्फ 3 महीना कम है, बट मेरे घर में परेशानी है, मुझे जाना जरूरी है। नहीं, आपका एग्रीमेंट 2 साल का है, 2 साल हुए बगैर आप नहीं जा सकते हो। ये बोलकर उसी कार्यालय में, जिस कार्यालय में मैं थी, वहाँ पे भेज दिया। वहाँ पे प्रेशर बनाते हैं कि आपको 2 साल करना ही होगा, या प्रलोभन देते हैं। अगर नहीं मानते किसी चीज से, फिर मारपीट करते हैं उस महिला के साथ। उसके बाद महिला जैसे मोबाइल छीन लेते हैं, मेरे से भी छीन लिया, तो क्या करूं? अगर मोबाइल नहीं देंगे तो बच्चों से बात नहीं कर पाएंगे, घर में किसी से बात नहीं कर पाएंगे। इसी मजबूरी के कारण फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं, फिर काम करते हैं। ऐसे बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि 3-3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, घर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो महिलाओं की स्थिति जो है वहाँ पे बहुत खराब है। तो हाउसमेट के जॉब के लिए जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि बंधक बना लिया जाता है। जिस फैमिली में वो काम करती है उस घर से बाहर कहीं नहीं जा सकती। अब अगर वो किसी से मदद भी लेना चाहे, किससे बात करे, घर से बाहर जा ही नहीं सकते। और सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यू काम, थोड़ी देर के लिए भी नहीं बैठ सकते। अच्छा, बहुत स्थिति खराब है। तो उस स्थिति को देखकर और मैंने जो देखा है, मेरे लिए तो काम कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, मैं कर सकती थी। बस मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पैसे की, जो मैं यहाँ पे एक जॉब छोड़कर मैं वहाँ पे ज़्यादा पैसों के लिए गई थी। वही चीज़ मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने एजेंट से बात की तो एजेंट भी बोले कि आपका 2 साल का एग्रीमेंट है, आप नहीं आ सकते। और सबसे पहली बात, जब तक कि मैं ना बोलूँगा, आप कुछ भी कोशिश कर लो, मैं जब तक नहीं बोलूँगा आप किसी भी हाल में नहीं आ सकते। उसने ये बात बोला था। अच्छा। मैं वो बात सुन के हैरान कि इसने ऐसा बोला है, तो ठीक है मैं कोशिश करके देखूँगी। तो उसके बाद मैं कोशिश कर रही थी कि किस तरह से मैं भारत वापस जा सकती हूँ। सारी कोशिशें मेरे नाकामयाब हुए, क्योंकि लास्ट तक शर्मा जी ने उस एजेंट से बोला है कि ठीक है जो भी पैसे लगेंगे हम मदद करेंगे, आप टिकट कर दो बस। तब जाके उसने टिकट कर दिया। नागपुर का एजेंट है, वापिस ही टिकट कर। हैदराबाद का एजेंट है, कहाँ का? वो है वैसे यूपी के, बट उनका ऑफिस जो है मुंबई में है। मुंबई। उससे अलग चैनल से बात करी हमने, मुंबई के अलग, उसको विश्वास में लेना पड़ा। हाँ, ये तो चॉइस में नहीं नहीं करते सरकार, ये सब ये तरह से दिखावा साबित हुए। अंततः उस एजेंट से बात करनी पड़ी।
मुझे उसको पैसे का ऑफर करना पड़ा बॉम्बे में ऐसे ऑफिस बने बहुत और सारे वो उससे ये- टिकट से भी हाँ। ये 6 तारीख को मुझे फिर एक उसने वॉइस टिकट- मैसेज मिला हाँ। रियाद एम्बेसी मतलब भारतीय दूतावास हाँ। ये रियाद का। उस वॉइस मैसेज में जिस ऑफिसर ने बात किए हैं जो मेरा एजेंट जिसका नाम मतलूब है उससे, तो वो वॉइस मैसेज सुन के मैं हैरान हूँ। उन्होंने पूछा भारतीय दूतावास के जो ऑफिसर थे कि और मतलब भाई खैरियत तो है यार, वो महिला को जो है आप जल्दी से जल्दी उनका टिकट करो और भेजो, वो ट्विटर पे ट्वीट करते जा रही है, आप भी फंसोगे मैं भी फंसूंगा, अच्छा। जितना जल्दी हो सके उसको कल के डेट में आप उसको रवाना करो। हाँ तो ये बात सुनकर मैं हैरान हूँ। एजेंट से बोला जा रहा है हाँ खैरियत तो है, हाँ और जो महिला पीड़ित महिला हाँ निवेदन कर रही है कि मैं भारत वापस जाना चाहती हूँ और इतने दिनों से कोशिश कर रही है कि मैं हाँ। भारत वापस कैसे जाऊँ, उससे एक बार भी नहीं पूछा जाता है कि हाँ। क्या हाल है क्या नहीं है। जबकि मैंने ये भी बोला है, ट्विटर पे ट्वीट किया है कि मेरे साथ मारपीट हुआ है, मेरा हाँ। मोबाइल छीन लिया गया था। उसके संबंध में भारतीय दूतावास ने मेरे से एक बार भी संपर्क नहीं किया। जो कि हाँ, मतलूब नाम नाम के का ऑफिस एजेंट बने उससे हो पूछ तो। रहा है आप खैरियत तो हो। मतलब बहुत हैरानी की मानव बात है। तस्करी गिरोह की हाँ। पहुंची दूतावास तक हाँ है। दूतावास तक है, वही जुड़े हुए हैं एक दूसरे विदेश से। मंत्रालय दूतावास डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंडर में काम करता हाँ सही है, MEA के, तो वहाँ तक वो अपनी अप्रोच रखते हैं। और ये सऊदी अरब का ही रहा, नहीं तो पहले मैंने जो भी मामले हैंडल किए, हाँ। चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे इराक का हो, चाहे कुवैत का हो, हाँ सब में दूतावास में, और चाहे अलमाटी का हो, आउटराइट हेल्प करिए। अलमाटी में तो राजस्थान के थे 80 MBBS स्टूडेंट अच्छा और 260 ऑल ओवर इंडिया के थे। हाँ हाँ इधर फ्लाइट उड़ने वाली तो लॉकडाउन लगे, एयरपोर्ट पे फंस गए हाँ और उनको खाना पीना कुछ नहीं। अच्छा उस मामले को जब हैंडल किया तो उसमें भी कम्युनिकेशन से एक स्टूडेंट पे 74,000 रुपये अच्छा पासपोर्ट पे नोट लगाए, मेरे पास कॉपी है। हाँ दूतावास ने और भारत सरकार ने खर्च किए, कुल 80 लाख रुपए खर्च किए और इनका एक टिकट नहीं करवा पाए। मतलब इसमें हाँ ये मतलब कौन सी बात है कौन सी बात? अगर गवर्नमेंट कराती, गवर्नमेंट व्यवस्था चाहती तो भारत का दिल्ली से लेके आती है, सारे दस्तावेज है। हाँ 19 ये विदेश मंत्रालय की 19/11 को नई दिल्ली में शिकायत की दर्ज हो गई थी। पता नहीं किसने क्या किया नहीं किया, तो उनको भी अपनी बात बताना चाहिए कि उनकी कब हुआ क्या हुआ। 19/11 को नई दिल्ली में इनकी शिकायत दर्ज हो गई थी। 23/11 को द मैटर इज एग्जामिनेड फॉर फर्दर एक्शन फॉर एम्बेसी ऑफ रियाद। 23/11 को रियाद भेज दिया गया। 24 तारीख को मुझसे उन्होंने मांगे प्लीज प्रोवाइड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ श्रीमती रीना सऊदी अरेबिया, कॉपीज हर पासपोर्ट, वीजा, अकामा, सेंड लेबर रियाद। सर इनके दस्तावेज 24/11 को मांगे थे, जबकि इसकी इस तारीख को तो यहाँ शायद कलेक्टर साहब लेटर ही लिख रहे थे। अच्छा जब तक हम वहाँ हम दस्तावेज भेज चुके थे। कलेक्टर साहब की मूल जिम्मेदारी होती घर परिवार को संभाल लेते स्थानीय प्रशासन। 9/12 को फिर मुझे जवाब दिया था एम्बेसी हैज टेकन द मैटर ऑफ मिस्टर रीना गहलोत लोकल अथॉरिटी एज वेल एज विद इंडियन आर एक्सपेक्ट मैटर फॉर हर अर्लिएस्ट टू इंडिया। मतलब उन्होंने जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये जब ये भारत नहीं आई तो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में मैंने आमरण की चेतावनी दी, उसका लेटर खुद PMO में जाकर दिया। ये 21 तारीख को प्रधानमंत्री जी को दिया, जब इनका फोन छीन लिया गया था, इनसे बात नहीं हो रही थी। 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक इनके पास कॉल नहीं था। इनको मारपीट कर इन पे दबाव बना रहे थे, आप यही रहे। तो दिल्ली 21 को पहुंच के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति जी को दिया, रामनाथ कोविंद जी को। फिर 5 तारीख को नरेंद्र मोदी जी को दिया PMO में। 24 दिसंबर को राष्ट्रपति जी को दिया। जब फ्लाइट निरस्त हुई तो फिर अलग से मांग करी राष्ट्रपति जी से, भाई इनकी फ्लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ कि विदेश मंत्री जी को डायरेक्ट उनके कार्यालय में जाके दिया, उनकी निदेशक से मिले, सारे मामले से अवगत कराया। ये फिर 1 तारीख को प्रधानमंत्री जी को दिया था PMO में। और ये जो है ये जो वो जवाब है जो देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा गया, लेकिन वो जवाब गलत साबित हुआ। ये मुझे जवाब भेजा दूतावास ने, रेफर
गंजेडी गंभीर रियादियम की मेल आईडी है, तो चेयरमैन शाहबासी ये मेरी मेल आईडी है, तो उसकी प्रति भेजिए। प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट प्रेसिडेंट RBNIC, ये राष्ट्रपति जी की ऑफिशियल मेल आईडी है। नरेंद्र मोदी 1 2 3 4 ये प्रधानमंत्री जी की आईडी है, चेक कर सकते हैं नेट पे सब। इसमें जवाब ये दिया, प्लीज रेफर टू योर ईमेल रिगार्डिंग टू द केस मिस रीना गेहलोत। वी हैव गॉन थ्रू योर मेल एंड checked with her sponsor who informed that there is nothing as alleged by Miss Rina Gehlot. Your information. Currently, she is not staying with her sponsor as she has been shifted to the shelter of recruiting office. In the shelter, the mobile phones are not allowed. इतनी बड़ी बात है कि मेरे साथ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जवाब दिया कि शेल्टर में मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, जबकि वहाँ अलाउ था। सारी महिलाओं के पास मोबाइल था, इनका मोबाइल छीन लिया गया। बाद में उनको मोबाइल भी मिल गया और उसी मोबाइल से ये बात कर रही है जिसके लिए कहा गया कि वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं। इसके अलावा ये भी कहा गया, मिस रीना गेहलोत हैज ऑलरेडी बीन इशूड द टिकट टू ट्रेवल ऑन 5 जनवरी। 5 जनवरी का टिकट उनको इशू हो चुका है, उस तारीख को भी नहीं आ पाई। 5 जनवरी को टिकट कैंसिल हो गया। अच्छा, ये जवाब मुझे नहीं था, मेरे साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लोग सबको था। 5 को निरस्त हुआ टिकट है ना? 5 को 850 रियाल। सरकार मदद करती है, तो बहुत कुछ किया जा रहा है। सरकार की अगर सही मदद मुंबई के हाँ और जो सिकंदर है वो एजेंट नहीं है। हाँ वो महिलाओं से इस तरीके से बात करके उनको सैलरी का या किसी भी तरीके का प्रलोभन देके उनको मनवाते हैं कि हाँ आप सऊदी के लिए जाओ। हर काम तो जब राजी हो जाते हैं फिर वो मतलब से बात करके उनको सऊदी भेजते हैं। मुंबई में कहाँ है ये ऑफिस? मुंबई में कहाँ है मुझे नहीं पता, बट मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड है जो सिकंदर ने मुझे भेजा था मैसेंजर में, वो मेरे पास है। वो जो उसमें एड्रेस है वो चेन्नई का एड्रेस है। अच्छा, मुंबई का एड्रेस मुंबई का नहीं समझ। 4-5 दिन तो हमारे कोटा बूंदी जयपुर के उलेमा नहीं समझ पाए, पीछे भी लिखी बरेली से ट्रांसलेट होकर मंगवाना पड़ता। कंप्लेंट कि मैं तो वापस आ गई, तो क्या बात यहीं तक खत्म हो जाना नहीं चाहिए? नहीं, कार्रवाई के लिए आगे होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। होना चाहिए जिसने धोखा किया जिन लोगों ने यहाँ से धोखेबाजी करके भेजे उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। खुद विक्टिम आई है तो इनकी तरफ से FIR होगी और उनको गिरफ्तार होने की FIR देंगे और डिटेल इकट्ठी कर लो कहाँ और उनको कोई बात होगी तो यहाँ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी फॉलो करेंगे, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और लोग ऐसे नहीं, सही बात है। बाद 21 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे गणेश जी के मंदिर में। ये अच्छा। बूंदी के सभी लोगों ने माना बोले है। ये 15-16 तारीख को भी बोल दिया था। ऐसा हाँ, और वहाँ की 16 तारीख को वहाँ के उसमें आ गया था, राजस्थान पत्रिका जो वहाँ का अच्छा लोग। हाँ वहाँ मन्नत मांगने के बाद पूरी 400-500 ऐसे प्रवासी होते हैं जो हर अभियान वहीं से शुरू होता है, वहीं डूब ऐसा। अब आदमी को वही डुबवाते हैं। चलो तो मतलब वो प्रवासी वाले गणेश जी है, हो जाएगा गणेश जी। उसके बाद जो इनका मैंने सुना है कि वहाँ के सभी लोग अनशन रखने के लिए तैयार कि हाँ रीना गेहलोत को वापस लाने के लिए वहाँ पे जंतर मंतर में अनशन पे बैठेंगे। ये बहुत बड़ी बात है बड़ी बात, सही बात है। सुप्रीम कोर्ट में भी देखो, अब तो अनऑफिशियल बात है, वैशाली है कर सकता था सुप्रीम कोर्ट में। हाँ परिवार तो मैंने कह दिया था, मैंने कहा 7-8 दिन देखेंगे। हाँ। 5 तारीख की बात है, यदि नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमने लॉयर से बात कर ली। अच्छा। उन्होंने कहा था 99 नहीं 100% इसमें अपने को सफलता मिलेगी। जो भारतीय नागरिक है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की। स्पेशल फ्लाइट भी सऊदी लाना पड़े तो लाना पड़े। हाँ तो उस स्तर पर भी हम काम कर रहे थे, हमारा एंड नहीं था कहीं भी, हम आगे से आगे देख रहे थे तो ये समस्या का समाधान कहाँ होगा। नहीं, आपकी कोशिश कामयाब रही और सभी लोग लगे।
मिलते हैं फिर बड़ी खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ न्यूज लाइव चैनल पर। खबर हमारी, फैसला आपका।